तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मैं अपने YouTube चैनल डिकोड प्रीलिम्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों के सामने सवाल लेकर के नहीं आ पाया, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सामने जो है वो रेगुलर जो है सवाल लेकर के आए जाएं। IAS का रिज़ल्ट तो आ ही गया है, बहुत से लोगों का नहीं भी हुआ है, तो ऐसे में तैयारी जो है उसमें डिले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी बड़े मिशन की तरफ चलते हैं तो लगातार हमें मेहनत करते रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, एब्जॉर्प्शन वाले वीडियो में, किस तरह से IAS की तैयारी की जा सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब हम पढ़ें तो उसके बाद पढ़ने के बाद जब हमने पूरा एक टॉपिक पढ़ लिया तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें उसको ज़बानी तौर पे बताना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको बताएंगे नहीं, जैसे कि मान लीजिए इंटरव्यू में हमसे पूछा जाता है, तो अगर चक्रवात के बारे में हमसे इंटरव्यू पर कई सारे सवाल किए जाएं तो हमें इस काबिल होना चाहिए कि हम उसको बता सकें। तो हमारी तैयारी ऐसे घड़ी पर होनी चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो एक तो पहले ये कि अंडरस्टैंडिंग एकदम सही होनी चाहिए, फिर जब हमारी अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो हम उसको नोट्स बना लें, उसके बाद फिर आता है बोलने का काम। तो खुद सही सवाल बनाकर बोलना चाहिए, तब जाकर क्या होगा, हमारी तैयारी जो है एक परफेक्ट होगी। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि इससे हमारी मेमोरी पावर भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर आएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी मेमोरी पावर फिर इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसलिए देखिए आगे इसी को सवाल जो है वो NCERT की जो 11th की किताब है, भौतिक भूगोल वाली, फिज़िकल ज्योग्राफी की जो है, उसके तहत 14वां चैप्टर जो है आपके सामने मैं ये करा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि इससे सवाल मैंने बनाया है, क्योंकि देखिए सवाल बनाने का काम पूरी तरह से एक बहुत ही डिफरेंट वर्क है। इसमें गहरी निगाह चाहिए, क्योंकि YouTube चैनल तो ऐसे बहुत सारे हैं और लोग कराते हैं, लेकिन सही सवाल बनाना आसान काम नहीं है। ये तो उसी इंसान के पास ये एबिलिटी आ सकती है जिसने कंटेंट राइटिंग का काम लंबे वक्त तक किया हो, या फिर वो गॉड गिफ्टेड क्वालिटी भी होती है लोगों के अंदर। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तभी जाके फ़ायदा मिल सकता है। तो देखिए आइए चलते हैं ज्योग्राफी के सवाल पर। सवाल मैंने इंग्लिश में भी रखा है, बहुत ध्यान से करिएगा और आपको पूरा मौका जो है दिया जाएगा कि आप उसका आंसर सोचें। यहीं पर आप अपनी प्रैक्टिस करिए ना, सवाल जो भी होंगे तो अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई और देखिए कि हाँ कितने सवाल सही हुए, तो इससे क्या होगा कि फिर तैयारी में ग्रेविटी आएगी, गंभीरता आएगी। देखिए चलते हैं हम लोग। देखिए पहला सवाल है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 11th क्लास की जो NCERT है उसी से है ये। महासागरीय धाराएं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों से संबंधित हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों गतियों से संबंधित हैं ये। इसको धाराओं को हम करंट्स कहते हैं और ये लहरें जो हैं इनको वेव्स कहते हैं। तो महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों से संबंधित हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ज्वार भाटा केवल ऊर्ध्वाधर गतियों से संबंधित है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों असत्य। इसका आप अपने से सिलेक्शन करिए कि आप क्या लगाएंगे। इससे ये होगा कि जब मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि हाँ ये हमारा सही था। तो आप सिलेक्शन कर लीजिए, क्योंकि वक्त वैसे भी एग्ज़ाम में कम ही होता है। तो देखिए महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों संबंधित हैं, ज्वार भाटा केवल ऊर्ध्वाधर गतियों संबंधित है। तो देखिए पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से गलत है, ये सही नहीं है। जो धाराएं और लहरें होती हैं ये सिर्फ क्षैतिज से होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं होती हैं। ज्वार भाटा केवल ऊर्ध्वाधर गतियों संबंधित है, तो ये सही है। तो अब आप अपना आंसर चेक कर लिए, ये हमारा सही था कि नहीं था। तो इसमें सिर्फ दूसरा वाला विकल्प सही है। फिर चलिए देखिए इंग्लिश में चलते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारी प्रैक्टिस भी होगी, हमें अपना अंदाज़ा भी पता लगेगा। भाई लेवल भी तो पता लगना चाहिए ना, ये कहाँ पर हैं हम। और NCERT की 11th क्लास की जो भौतिक भूगोल की किताब है उसका 14वां चैप्टर है ये। उससे मैंने 5 सवाल बनाए हैं जो IAS में बनाए जा सकते हैं। तो हर चैप्टर में आपको हर चैप्टर से सवाल बना कर दिया जाएगा और देखेंगे, मैं इसमें देखूंगा कि कहाँ से सवाल UPSC बना सकता है या किस तरह का बना सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओशन करेंट्स एंड वेव्स आर रिलेटेड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स। तो ये पूरी तरह से गलत है। टाइड्स आर रिलेटेड टू वर्टिकल मूवमेंट्स ओनली, तो ये सही है। तो दूसरा वाला विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब एक सवाल, फिर इसमें एनालाइज करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
समुद्र में चलने वाली तरंगे उस समय खंडित हो जाती हैं जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य से आधी हो जाती है। ये थोड़ा सा डीप में स्टेटमेंट बनाया है, लेकिन इसे समझा जाना चाहिए। समुद्र में तरंगों की सर्वाधिक ऊंचाई तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, यह दूसरा स्टेटमेंट है। तो देखिए, जब यहाँ तरंग की बात कर रहा है तो वेव्स की बात कर रहा है, और यहाँ भी क्या है, वेव्स की ही बात की जा रही है, तो करेंट्स की बात नहीं। यहाँ पर समुद्र में चलने वाली तरंगे उस समय खंडित हो जाती हैं जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य से यानी वेवलेंथ से आधी हो जाती हैं। आप अपना आंसर सोच लिए कि केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों असत्य। उम्मीद है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। तो देखिए, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। इसका मतलब ये है कि जब मतलब जो वेव्स हैं चलती हैं समुद्र में तो उनकी एक वेवलेंथ होती है, लेकिन जब जल की गहराई जो है वो वेवलेंथ है। वेवलेंथ का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कि यहाँ से लहर चली और ऐसे करके चलती है ना, तो इसके बीच की जो दूरी होती है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर समुद्र के जल की गहराई इस वेवलेंथ के आधे से, देखिए क्या हो जाती है, तरंग के तरह आधी हो जाती है। अगर ये आधी हो जाएगी वेवलेंथ के गहराई समुद्र की, यानी जल की गहराई जो है वो अगर वेवलेंथ के आधी हो जाएगी तो जो तरंग है वो समुद्र में खंडित हो जाएगी, यानी ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो स्टेटमेंट क्या है, ये पूरी तरह से ये स्टेटमेंट सही है, वो टूट जाती है, खंडित हो जाती है। समुद्र में तरंगों की सर्वाधिक ऊंचाई तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ये गलत है। ओपन सी में पाई जाती है, ओशन में पाई जाती है, तटवर्ती क्षेत्रों में नहीं। तो इसलिए सिर्फ पहला वाला विकल्प सही है। तो इस तरह से देखें, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेव्स इन द सी ब्रेक अप व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर बिकम्स हाफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये सही है, यानी जो वेव्स होती हैं वो ब्रेकअप हो जाती हैं, टूट जाती हैं। कब टूट जाती हैं, व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर, जो पानी की गहराई होती है, बिकम्स हाफ, वो आधी हो जाती है पानी की गहराई, किससे, द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तरंगों की वेवलेंथ से आधी हो जाती है पानी की गहराई जो है, डेप्थ जो है, तो फिर वो तरंग ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है समुद्र में। द हाइएस्ट हाइट ऑफ वेव्स इन द सी इज फाउंड इन द कोस्टल एरिया। तो ये गलत है, तो सिर्फ पहला वाला विकल्प सही है। तो आप लोगों ने चेक कर लिया होगा दोनों में अपना विकल्प कि हमारा सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। यहीं पर प्रैक्टिस करनी होगी, और अच्छे सवाल क्योंकि मैंने बनाए हैं तो इसलिए ध्यान देना है। क्वांटिटी जो है वो मायने नहीं रखती है, क्वालिटी पर डिपेंड करती है ना चीज़ें, इससे हमारे अंदर गंभीरता आएगी। तो देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीसरा सवाल, जब जल हवा की दिशा में गति करता है तब उसी दिशा में समुद्री तरंगे पैदा होती हैं। यहाँ तरंगों की बात कर रहा है तो वेव्स की बात कर रहा है, करेंट्स की नहीं, धारा की नहीं। कह रहा है जब जल हवा की दिशा में गति करता है तब उसी दिशा में समुद्री तरंगे पैदा होती हैं। समुद्री तरंगों के साथ साथ जल प्रवाहित नहीं होता है। तो अब आप देखिए, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों असत्य। आप अपना इसमें सेलेक्ट कर लिए कि हम इस पे क्या लगाते, कि जब जल हवा की दिशा में जल जो है गति करता है तब उसी दिशा में समुद्री तरंगे पैदा होती हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है, सही नहीं है। बल्कि जब हवा जल की दिशा के विपरीत में बहती है, अपोजिट साइड में हवा बहने लगती है और जल आगे रहता है उसके, तब जो है वो क्या होती है, समुद्री तरंगे पैदा होती हैं, वेव्स पैदा होती हैं। यानी जल की जो दिशा होती है, हवा उसके अपोजिट में बहती है, तब तरंगे पैदा होती हैं। समुद्री तरंगों के साथ साथ जल प्रवाहित नहीं होता है। तो ये बात एकदम सही है। यानी जो हमारी जो वेव्स होती हैं वो तो गति करती हैं, आगे बढ़ती हैं, लेकिन जल उनके साथ जो है गति नहीं करता, वो आगे नहीं जाता, उसका वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। जबकि करंट्स में क्या होता है, धाराओं के साथ जल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तो आप लोगों ने ये चेक कर लिया होगा, तो इसमें से बी वाला विकल्प सही है। तो अपना चेक करके चलिए, तभी एक सही प्रैक्टिस होगी। किसी भी एग्ज़ाम में आएगा, कोई आईएएस की बात नहीं है, तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पीसीएस में पूछा जा सकता है, आरओ एंड एआरओ के एग्ज़ाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी से तो किसी भी तरह के सवाल में मतलब एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन वाटर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, सी वेव्स आर प्रोड्यूस इन द सेम डायरेक्शन। तो ये गलत है, और ये वाला क्या है, वाटर डज नॉट फ्लो विद द सी वेव्स। तो ये सही है, वो फ्लो नहीं करता है, तो सिर्फ बी वाला सही है।
तो देखिए अब चौथे सवाल पे चलते हैं। कोशिश है कि आप लोगों की पूरी भरपूर मदद की जाए। देखिए चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का जो धरातल चंद्रमा के निकट होता है वहां पर अपकेंद्रीय बल अप्रभावी होता है, इफेक्टिव नहीं होता है। तो अब आप सोचिए कि क्या यह सही है। एग्जाम में मान लिया आप बैठे हैं, पृथ्वी का जो धरातल चंद्रमा के विपरीत दिशा में होता है वहां पर अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है। तो आप अपना सेलेक्ट कर लिए कि केवल ए है, केवल दो, एक और दो दोनों असत्य है। सिलेक्शन कर लिया होगा आपने, तो अब इसका आंसर बताया जा रहा है। तो देखिए इसमें यह है कि पृथ्वी का जो धरातल चंद्रमा के निकट होता है वहां पर अपकेंद्रीय बल अप्रभावी होता है। तो यह बात एकदम सही है। वहां पर अपकेंद्रीय बल नहीं लगता है, बल्कि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय बल होता है वो वहां पर काम करता है। यानी चंद्रमा खींचता है, जो धरातल का जो हिस्सा पृथ्वी का चंद्रमा के पास होता है तो वहाँ पर ज्वार आता है, यानी टाइड की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का जो धरातल चंद्रमा के विपरीत दिशा में होता है वहाँ पर अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है। तो ये भी सही है। तो दोनों ही विकल्प सही हैं। यहाँ पर चंद्रमा का जो है वो गुरुत्वीय बल काम करता है और यहाँ पर अपकेंद्रीय बल काम करता है, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी के विपरीत स्थान की दूरी जो है वो मतलब दूरी हो जाती है। वो स्थान जब पृथ्वी का जो स्थल चंद्रमा से दूर होगा तो वहां पर फिर गुरुत्वीय बल चंद्रमा का प्रभावी नहीं होगा, तो अपकेंद्रीय बल लगने लगेगा। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इनइफेक्टिव ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज नियर द मून। तो ये सही है और ये भी सही है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इफेक्टिव ऑन द साइड ऑफ द अर्थ विच इज द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मून। तो दोनों ही सही हैं। अब देखिए पांचवा सवाल, ये 14वें चैप्टर से बनाया है एनसीईआरटी से। ज्वार भाटाओं की आवृत्ति तथा परिमाण में तो भिन्नता होती है, लेकिन ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। दूसरा, पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों असत्य है। स्टेटमेंट को देख करके आप ये महसूस कर लेंगे कि यूपीएससी में इसी तरह से पूछा जाता है। तो देखिए आंसर आपने चुन लिया होगा अपना। ज्वार भाटाओं की आवृत्ति तथा परिमाण में तो भिन्नता होती है, लेकिन ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। ऊंचाई में भी भिन्नता होती है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है। तो बी वाला सही है। आगे चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, टाइड्स वेरी इन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड बट देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन हाइट। तो ये गलत है। हाइट में भी वेरिएशन होता है। हॉरिजॉन्टल टाइडल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर मोर इंपॉर्टेंट देन वर्टिकल फोर्स। तो ये सही है। तो ये दूसरा वाला विकल्प सही है। तो ये आपको मैंने जो है वो 5 सवाल इसमें कराए। तो इस तरह से जब प्रैक्टिस होगी तब जाकर के एक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, पढ़ाई में भी अच्छा लगेगा। तो जो जितने भी इसमें चैप्टर हैं एनसीईआरटी में 11th क्लास की ज्योग्राफी में, हर चैप्टर को खंगाल करके देख करके कि हाँ यूपीएससी किस तरह का सवाल बना सकता है, ये कोशिश की जा सकती है। अगर ये कंटेंट राइटिंग की स्किल है तो आपके लिए कुछ ना कुछ तो मदद होगी ही। तो इस पर मैं पूरी ग्रेविटी के साथ, गंभीरता के साथ काम करते हुए आपके सामने सवाल पेश करूंगा और इससे क्या होगा कि बहुत मदद हासिल होगी। तो करना क्या है कि जब भी आप कुछ पढ़ लें तो फिर खुद से बोलने की कोशिश करें। धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी मेमोरी जो है स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो जो लोग जो लोग आप लोगों के नॉलेज में है कि भाई कौन लोग तैयारी कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, व्हाट्सएप में लोग ऐड होते हैं तो शेयर कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा वहाँ तक जानकारी मिल जाएगी। तो कारवां जब आगे बढ़ता है, लोग बढ़ते हैं, तो पढ़ाने वाले को भी, समझाने वाले को भी ये बात पसंद आती है, अच्छा लगता है, उत्साह रहता है। वैसे वर्क आपके लिए किया जाता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।